स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हमारी दुनिया को समझने की, आप कह सकते हैं, बुनियाद है, भूगोल। बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, भूगोल, प्रकृति मानव का संबंध वो विषय। इसके कुछ अंश है और हमारा मकसद है इसके जरिए ये देखना कि भूगोल सिर्फ मतलब नक्शे या पहाड़ याद करना क्यों नहीं है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा है ये कहीं ज्यादा गहरा और जरूरी क्यों है ना? सही। स्रोत की एक खास बात जो मुझे शुरू में ही काफी दिलचस्प लगी वो ये है कि ये भूगोल को सीधे सीधे इंसान और प्रकृति का जो एक जटिल रिश्ता है उसे समझने वाला विज्ञान मानता है। हाँ, ये इसका कोर आइडिया है। सोचिए, हम अपने आसपास की दुनिया, चाहे वो मौसम का बदलना हो, फसलें उग रही हो या शहर बस रहे हो, उसे बिना इस नजरिए के कैसे समझ पाते? तो चलिए इस स्रोत के साथ इस रिश्ते को और खंगालते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। ये शब्द भूगोल या ज्योग्राफी, ये आया कहाँ से? अक्सर किसी विषय को समझने के लिए उसके नाम की कहानी जानना अच्छा रहता है। बिल्कुल। स्रोत हमें बताता है कि इसका क्रेडिट जाता है एक प्राचीन यूनानी विद्वान को, एराटोस्थनीज। उन्होंने करीब 276 से 194 ईसा पूर्व तब पहली बार ये शब्द इस्तेमाल किया। अच्छा। और जैसा ग्रीक शब्दों के साथ होता है, ये दो हिस्सों से बना है। जियो, जिसका मतलब है पृथ्वी, हाँ, और ग्राफोस, जिसका मतलब है वर्णन करना या लिखना। तो सीधा सीधा मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन। सुनने में बहुत सरल लगता है। हाँ, बिल्कुल। पर शायद इसकी यही सरलता इसकी ताकत भी है। एकदम सीधे विषय के दिल पर चोट करता है, हमारी पृथ्वी। सही कहा। लेकिन सिर्फ वर्णन करना काफी है क्या? मतलब आज की दुनिया में जहाँ इतनी जानकारी है, हमें खास तौर पर भूगोल पढ़ने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? स्रोत इस क्यों का जवाब कैसे देता है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है और स्रोत इस पर जोर देता है कि भूगोल महज वर्णन से कहीं आगे है। ये हमें पृथ्वी की सतह पर जो विभिन्नताएं हैं, जो वेरिएशंस हैं, उनको समझने में मदद करता है। विभिन्नताएं जैसे क्यों कुछ जगह गर्म है, कुछ ठंडी, क्यों कहीं पहाड़ हैं तो कहीं मैदान। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन विभिन्नताओं के पीछे के कारणों को भी खंगालता है। अच्छा, कारणों को भी? हाँ, स्रोत कुछ ठोस उदाहरण देता है जो इस बात को और साफ करते हैं। जैसे सोचिए, राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका और दूसरी तरफ मेघालय, जहां इतनी बारिश होती है। बिल्कुल। भूगोल पूछता है, इन दोनों जगहों की प्राकृतिक दशाओं में इतना जमीन आसमान का अंतर क्यों है? इसके पीछे कौन सी वायुमंडलीय या भूआकृतिक प्रक्रियाएं काम कर रही हैं? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर एक और उदाहरण ले, हिमालय। इतने विशाल ऊंचे पर्वत, ये कैसे बने? हाँ, कैसे बने? और ठीक उनके दक्षिण में इतने बड़े उपजाऊ मैदान कैसे बन गए? ये सिर्फ प्राकृतिक अजूबे नहीं है, इनके बनने की एक वैज्ञानिक कहानी है। भूगोल उसे समझाता है। और अगर हम मानवीय पहलू देखें तो स्रोत सवाल उठाता है कि गांव और शहरों की बसावट, उनके नक्शे, उनकी बनावट इतनी अलग क्यों होती है? इन सब के पीछे भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक कारण होते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ ये नहीं देखता कि चीजें अलग हैं, बल्कि ये उन अंतरों के पीछे छिपे पैटर्न, प्रक्रियाएं और कारण, उनकी तलाश करता है। एक तरह से जासूस का काम हुआ। हाँ, कह सकते हैं, सुरागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाना। स्रोत में इस बात का भी जिक्र है कि भूगोल अपनी पड़ताल मुख्यतः 3 बुनियादी सवालों के जरिए करता है। ये कौन से सवाल हैं और ये इतने अहम क्यों हैं कि पूरे विषय की नींव माने जाते हैं? हाँ, ये 3 सवाल भूगोल के सोचने का तरीका दिखाते हैं। स्रोत इन्हें इस तरह रखता है। पहला है क्या? हाँ, ये पहचान से जुड़ा सवाल है। कौन सी प्राकृतिक या मानवीय चीजें पृथ्वी की सतह पर पाई जाती हैं? उदाहरण के लिए, स्रोत मिट्टी के अलग अलग प्रकारों की पहचान की बात करता है। खनिज कहाँ मिलते हैं, कौन सी फसल कहाँ उगती है, ये सब। ठीक है। ये एक तरह से सूची बनाने जैसा है, क्या क्या मौजूद है। दूसरा सवाल है कहाँ। ये वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा है। जो चीजें हमने पहचानी वो पृथ्वी पर किस खास जगह या इलाके में है। अच्छा, कहाँ पर? हाँ, स्रोत उदाहरण देता है, कोयला मुख्यतः झारखंड में ही क्यों मिलता है, या रबर के बागान केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में ही क्यों ज्यादा हैं? ये स्थानिक पैटर्न को समझने की कोशिश है। ठीक। और तीसरा और शायद सबसे ज्यादा विश्लेषणात्मक सवाल है क्यों? हाँ, क्यों? ये व्याख्या और कारण कार्य संबंध से जुड़ा है। किसी खास जगह पर कोई खास चीज या पैटर्न क्यों मौजूद है? स्रोत पूछता है, राजस्थान में बारिश कम क्यों होती है? इसके पीछे भौगोलिक कारक क्या हैं? या मुंबई जैसा बड़ा शहर समुद्र तट पर ही क्यों विकसित हुआ, अंदरूनी इलाकों में क्यों नहीं?
ये सवाल हमें गहराई में ले जाता है। ये क्यों वाला सवाल वाकई ये भूगोल को सिर्फ तथ्यों के ढेर से ऊपर उठाकर एक विश्लेषणात्मक विज्ञान बनाता है। जैसा स्रोत कहता है, ये वर्णनात्मक होने के साथ साथ विश्लेषणात्मक भी है। बिल्कुल। ये सिर्फ क्या और कहां बताकर नहीं रुकता, बल्कि क्यों की तह तक जाने की कोशिश करता है। इसी से शायद विषय की असली गहराई पता चलती है। सही कहा आपने। स्रोत में एक और दिलचस्प बात कही गई है, भूगोल का स्वरूप समन्वयकारी है, इंटीग्रेटिव। ये शब्द सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है। इसका असल मतलब क्या है? ये इसे दूसरे विज्ञानों से कैसे जोड़ता है? समन्वयकारी का मतलब है कि भूगोल अपने आप में कोई अकेला टापू नहीं है। अच्छा। ये प्राकृतिक विज्ञानों जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सामाजिक विज्ञानों जैसे इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इनके बीच एक पुल की तरह काम करता है। एक पुल, हाँ, एक ब्रिज। ये इन दोनों धाराओं से जानकारी लेता है और उन्हें एक साथ लाकर पृथ्वी और मानव जीवन के बीच के रिश्तों को समझने की कोशिश करता है। ये अकेला ऐसा विषय है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों के जो अंतर्संबंध हैं, उन पर इतना जोर देता है। क्या इसका कोई उदाहरण है स्रोत में? हाँ, स्रोत के उदाहरण इस बात को और साफ करते हैं। जैसे हिमालय पर्वत का अध्ययन। ठीक है। ये एक भौतिक भू आकृति है। इसका बनना टेक्टोनिक प्लेटों की टकराव से जुड़ा है। ये भौतिक भूगोल का क्षेत्र हुआ। लेकिन हिमालय का असर वहां की जलवायु पर, नदियों के निकलने पर, मिट्टी के प्रकार, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर पड़ता है। हाँ, ये तो है। और इन सब का असर पड़ता है वहां रहने वाले लोगों के जीवन पर, उनकी खेती के तरीकों पर, उनके घरों की बनावट, पर्यटन की संभावनाओं, जनसंख्या कितनी होगी, कहाँ होगी, यहाँ तक कि उनकी संस्कृति पर भी। ये सब मानव भूगोल के पहलू हैं। भूगोल इन सब को एक साथ जोड़कर देखता है। वाह, मतलब प्रकृति और इंसान बिल्कुल गुथे हुए हैं। बिल्कुल। इसी तरह गंगा नदी का उदाहरण लें। ये एक प्राकृतिक जलधारा है। इसका बहाव, इसमें पानी कितना है, इसका बेसिन, ये सब जल विज्ञान का हिस्सा है। हाँ। लेकिन गंगा भारत की जीवन रेखा है, करोड़ों लोगों को पीने का पानी देती है, सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके किनारे प्राचीन शहर बसे, व्यापार के रास्ते बने, और इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व तो है ही। बिल्कुल है। ये सब मानवीय पहलू हैं। भूगोल नदी को सिर्फ पानी के बहाव के तौर पर नहीं देखता, बल्कि उसे एक जटिल प्राकृतिक मानवीय सिस्टम के हिस्से के रूप में देखता है। तो स्रोतों के इन उदाहरणों से हिमालय, गंगा, इनसे लगता है कि ये सिर्फ किताबी पुल नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत को समझने का एक बेहद जरूरी तरीका है। ये दिखाता है कि प्रकृति और इंसान की कहानियां अलग अलग नहीं है, बिल्कुल, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो लगातार एक दूसरे को शक्ल देते रहते हैं। ये नजरिया वाकई अनोखा है। हाँ, ये भूगोल की खासियत है। इस व्यापक नजरिए को देखते हुए ये समझना दिलचस्प होगा कि भूगोल के भीतर कौन-कौन से मुख्य क्षेत्र या शाखाएं हैं। स्रोत इस विशाल विषय को कैसे बांटता है? हाँ, स्रोत भूगोल के अध्ययन को आसानी के लिए कुछ मुख्य शाखाओं में बांटता है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये शाखाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। कोई वाटरटाइट कंपार्टमेंट नहीं है। ठीक है। मोटे तौर पे 3 बड़ी शाखाएं हैं। पहली है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये पृथ्वी के भौतिक या प्राकृतिक तत्वों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। स्रोत के अनुसार इसमें शामिल हैं भू आकृति विज्ञान, यानी जमीन की बनावट। हाँ, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, ये कैसे बने, कैसे बदलते हैं। फिर जलवायु विज्ञान, मौसम, तापमान, बारिश, हवा, जलवायु परिवर्तन। जल विज्ञान, नदियां, झीलें, ग्लेशियर, भूमिगत जल, महासागर। और मृदा भूगोल, यानी मिट्टी का अध्ययन, उसके प्रकार, उसका बनना, उसका संरक्षण। ये खेती के लिए बहुत जरूरी है। मिट्टी तो बहुत अहम है। तो ये हुई भौतिक भूगोल की बात। दूसरी शाखा? दूसरी मुख्य शाखा है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। ये पृथ्वी की सतह पर मानवीय गतिविधियों के स्थानिक पैटर्न और प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। अच्छा, यानी इंसानों से जुड़ी चीजें। बिल्कुल। स्रोत इसके तहत गिनता है सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, समाज, संस्कृति, भाषा, धर्म, इनका फैलाव कैसे है, पर्यावरण से क्या रिश्ता है। जनसंख्या और बसावट भूगोल, आबादी कहाँ ज्यादा, कहाँ कम, क्यों, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, गांव और शहर कैसे बसते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। ये तो बहुत प्रासंगिक है। हाँ। फिर है आर्थिक भूगोल, खेती, उद्योग, व्यापार, परिवहन, पर्यटन, ये सब कहाँ और क्यों होते हैं। संसाधनों का वितरण और उपयोग भी इसी में आता है। ठीक है। और राजनीतिक भूगोल,
देशों की सीमाएं, उनके आपसी संबंध, भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स, चुनाव के पैटर्न, इन सब के स्थानिक पहलू। अच्छा, और तीसरी शाखा? और तीसरी प्रमुख शाखा है जीव भूगोल, बायोज्योग्राफी। यह भौतिक और मानव भूगोल के बीच एक तरह की कड़ी है और पृथ्वी पर जीवन के वितरण का अध्ययन करती है। जीवन का वितरण मतलब पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, पादप भूगोल, जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं, पशु भूगोल, और इसमें पारिस्थितिकी या पर्यावरण भूगोल भी आता है। पर्यावरण भूगोल? हाँ, यह जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के रिश्तों, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी, प्रदूषण, संरक्षण, टिकाऊ विकास जैसे मुद्दों का अध्ययन करता है। आज के समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा बन गई है। वाकई, इसका दायरा तो बहुत ही बड़ा है। भू आकृति से लेकर भू राजनीति तक, मिट्टी से लेकर संस्कृति तक, ये शायद ही किसी पहलू को अछूता छोड़ता हो। ये दिखाता है कि पृथ्वी का वर्णन कितना जटिल और बहुआयामी काम है। बिल्कुल। अब जब हमने शाखाओं को समझ लिया है, तो क्या भूगोल का अध्ययन करने के कुछ खास तरीके या दृष्टिकोण भी है? मतलब क्या दुनिया को या किसी क्षेत्र को देखने के अलग-अलग भौगोलिक लेंस हैं? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? हाँ, स्रोत भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख दृष्टिकोणों या उपागमों की चर्चा करता है। ये दो अलग-अलग तरीके हैं जिनसे भौगोलिक जानकारी को व्यवस्थित और विश्लेषित किया जाता है। अच्छा, कौन से हैं वो दो तरीके? पहला है विषयगत या क्रमबद्ध भूगोल, सिस्टमैटिक और थीमैटिक ज्योग्राफी। इस तरीके में किसी एक विशेष भौगोलिक तत्व या थीम को चुना जाता है। कोई एक थीम जैसे जलवायु या वनस्पति या जनसंख्या या मान लीजिए गेहूं की खेती। फिर उसका अध्ययन पूरी दुनिया या किसी बड़े इलाके के संदर्भ में किया जाता है। अच्छा, मतलब हम देखते हैं कि वो खास चीज दुनिया भर में कहां-कहां और कैसे-कैसे पाई जाती है, उसका पैटर्न क्या है, उसमें अलग-अलग जगहों पर फर्क क्यों है। ठीक है, ये हुआ क्रमबद्ध। दूसरा दृष्टिकोण है प्रादेशिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी। इस उपागम में दुनिया को अलग-अलग प्रदेशों या क्षेत्रों में बांटा जाता है। ये क्षेत्र प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे मानसूनी प्रदेश, या राजनीतिक, जैसे भारत देश। हाँ बिल्कुल, या किसी और आधार पर भी परिभाषित हो सकते हैं। फिर किसी एक चुने हुए प्रदेश का आप कह सकते हैं पूरा होलिस्टिक अध्ययन किया जाता है। होलिस्टिक मतलब उस प्रदेश के सभी भौगोलिक पहलू, भौतिक, मानवीय, जैविक और उनके आपसी रिश्ते, सबको एक साथ समझने की कोशिश की जाती है। लक्ष्य होता है उस प्रदेश की खास पहचान और चरित्र को समझना। जैसे भारत का भूगोल या थार मरुस्थल का भूगोल प्रादेशिक अध्ययन के उदाहरण हैं। और स्रोत ये भी साफ करता है कि ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। अच्छा, मतलब दोनों जरूरी हैं। हाँ। भूगोल की पूरी समझ के लिए दोनों की जरूरत है। क्रमबद्ध उपागम हमें किसी खास तत्व की वैश्विक समझ देता है, जबकि प्रादेशिक उपागम हमें किसी खास जगह की पूरी कहानी और जटिलता समझने में मदद करता है। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग लेंस एक ही विषय को देखने के लिए जरूरी हैं। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का तरीका नहीं, बल्कि दुनिया को समझने के अलग-अलग फ्रेमवर्क हुआ है। बिल्कुल सही। आज का युग तो तकनीक का युग है। क्या भूगोल भी इससे अछूता रहा है? स्रोत आधुनिक तकनीक के प्रभाव का जिक्र कैसे करता है? क्या नए उपकरण भूगोलविदताओं को नए तरीके से देखने और विश्लेषण करने में मदद कर रहे हैं? बिल्कुल। तकनीक ने तो पिछले कुछ दशकों में भूगोल के अध्ययन और उसके इस्तेमाल के तरीके में क्रांति ला दी है। स्रोत कुछ प्रमुख तकनीकी विकासों को रेखांकित करता है, जिन्होंने भूगोल को पहले से कहीं ज्यादा सटीक, शक्तिशाली और प्रासंगिक बना दिया है। जैसे कि सबसे पहले मानचित्रण, कार्टोग्राफी यानी नक्शा बनाने की कला और विज्ञान। हालांकि नक्शे तो हजारों साल से बन रहे हैं। हाँ, पुराने नक्शे भी मिलते हैं। हाँ, लेकिन कंप्यूटर आधारित मानचित्रण और डिजिटल तकनीकों ने इसे बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया है। अब हम ज्यादा तेजी से, ज्यादा सटीकता से और तरह तरह के थीमैटिक नक्शे बना सकते हैं, जो जटिल डेटा को भी आसानी से दिखा देते हैं। फिर आता है GIS यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर आधारित टूल है। GIS ये क्या करता है? ये अलग अलग स्रोतों से भौगोलिक डेटा, जैसे जमीन का उपयोग, जनसंख्या, सड़कें, मिट्टी के प्रकार, ऊंचाई, इन सबको इकट्ठा करता है, स्टोर करता है, उनमें फेरबदल करता है, उनका विश्लेषण करता है और उन्हें नक्शों या दूसरे रूपों में दिखाता है। GIS ने स्थानिक विश्लेषण को एक नई दिशा दी है। योजना बनाने, निर्णय लेने में इसका बहुत उपयोग होता है। अच्छा। और GPS? वो तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, GPS
ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली से तो हम सब वाकिफ हैं। उपग्रहों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये पृथ्वी पर किसी भी जगह की सटीक स्थिति, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऊंचाई तुरंत बता सकता है। इसने नेविगेशन, फील्ड सर्वे और डेटा इकट्ठा करने को बहुत आसान बना दिया है। सही बात है। और है रिमोट सेंसिंग यानी दूर संवेदन। इसमें पृथ्वी की सतह के बारे में जानकारी बिना सीधे संपर्क में आए दूर से ही ली जाती है। दूर से कैसे? आमतौर पर सैटेलाइट या हवाई जहाजों पर लगे सेंसरों के माध्यम से। ये सेंसर तस्वीरें या और तरह का डेटा भेजते हैं। उसका विश्लेषण करके हम वनों की कटाई, शहरों का फैलाव, फसल की सेहत, बाढ़ या सूखे की स्थिति, समुद्र का तापमान, ऐसी अनेकों चीजों की निगरानी और अध्ययन कर सकते हैं। ये तो साफ है कि इन तकनीकों ने भूगोलविदों के हाथ में जबरदस्त उपकरण थमा दिए हैं। ये न सिर्फ हमें पृथ्वी को बेहतर ढंग से देखने में मदद करते हैं, हाँ बिल्कुल, बल्कि शायद उन क्या, कहां और क्यों वाले सवालों के ज्यादा सटीक और गहरे जवाब खोजने में भी मदद करते हैं। ये तकनीकें सिर्फ मौजूदा सवालों के जवाब नहीं दे रही हैं, बल्कि शायद नए सवाल पूछने के रास्ते भी खोल रही हैं, है ना? बिल्कुल, जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। तो अब हम इस चर्चा के आखिर में आते हैं। हमने भूगोल की परिभाषा समझी, उसके सवाल, उसका नजरिया, शाखाएं, आधुनिक उपकरण, सब पर बात की। इस सब जानकारी को समेटते हुए स्रोत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भूगोल हमारे लिए आज की दुनिया में महत्वपूर्ण क्यों है, इसका निचोड़ क्या है। स्रोत भूगोल के महत्व को कई स्तरों पर बताता है। पहली और सबसे बुनियादी बात, ये हमें पृथ्वी के संसाधनों को समझने में मदद करता है। संसाधन मतलब? चाहे वो प्राकृतिक हो, पानी, खनिज, मिट्टी, जंगल, या मानवीय हो, जैसे जनसंख्या, वो कहाँ है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनका सही इस्तेमाल कैसे हो, ये ज्ञान सतत संसाधन प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात, ये सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को समझने और उसे हासिल करने की कोशिशों में केंद्रीय भूमिका निभाता है। सतत विकास यानी ऐसा विकास जो भविष्य का भी ख्याल रखे। बिल्कुल, कि हम अपनी जरूरतें पूरी करें लेकिन आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता ना करें। भूगोल हमें पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और सामाजिक बराबरी के बीच संतुलन साधने के जो स्थानिक पहलू हैं, उन्हें समझने में मदद करता है। तीसरी और आज के समय में बेहद अहम बात, दुनिया जिन गंभीर वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे जलवायु परिवर्तन। हाँ, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का खत्म होना, बढ़ता प्रदूषण, पानी की कमी, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, भूकंप, तूफान, खाद्य सुरक्षा, महामारी, हाँ ये सब, इन सभी समस्याओं का एक मजबूत भौगोलिक या स्थानिक आयाम है। भूगोल हमें इन समस्याओं के कारण, उनके असर कहाँ-कहाँ पड़ रहे हैं और उनके समाधान खोजने के लिए जरूरी ढांचा और उपकरण देता है। आपदा प्रबंधन में तो भूगोल की भूमिका सबसे ऊपर है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आखिर में स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि भूगोल हमें अपने ग्रह की अद्भुत विविधता को सराहने में मदद करता है। विविधता? कैसी विविधता? चाहे वो भूआकृतियों और जलवायु की विविधता हो, पेड़ पौधों और जीवों की विविधता हो, या फिर इंसानी संस्कृतियों, भाषाओं और जीवन शैलियों की विविधता हो। हाँ, दुनिया में कितने तरह के लोग, कितने तरह की जगहें हैं। बिल्कुल, और साथ ही ये हमें ये भी दिखाता है कि इस विविधता के बावजूद हम सब एक ही पृथ्वी के रहने वाले हैं। हमारी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है और हमारे काम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये वसुदैव कुटुंबकम की भावना और वैश्विक नागरिकता की समझ को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, तो ये सिर्फ स्कूल के दिनों की रटने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि एक जिंदा जागता और प्रासंगिक विषय है जो हमें अपनी दुनिया और उसमें अपनी जगह को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ये पृथ्वी के साथ हमारे रिश्ते की कहानी है, हमारी जिम्मेदारियों की कहानी है और हमारे साझा भविष्य की कहानी है। बहुत अच्छे से कहा आपने। तो आज हमने भूगोल, प्रकृति, मानव के संबंध और विशेष स्रोत के जरिए भूगोल की दुनिया में एक, कह सकते हैं, गहरी डुबकी लगाई। हमने इसकी जड़ों से लेकर इसकी शाखाओं तक, इसके मौलिक सवालों से लेकर आधुनिक तकनीकों तक और सबसे बढ़कर आज के समय में इसकी प्रासंगिकता को समझने की कोशिश की। हाँ, काफी विस्तार से बात हुई। ये साफ है कि भूगोल सिर्फ तथ्यों का पिटारा नहीं, बल्कि दुनिया को देखने, सोचने और समझने का एक अनिवार्य नजरिया है। और शायद सबसे जरूरी बात जो स्रोत से उभरती है वो ये है कि भूगोल हमें लगातार सवाल पूछने के लिए उकसाता है। क्या है, कहाँ है और क्यों है। हाँ, वो क्यों वाला सवाल। हाँ, ये जिज्ञासा को जिंदा रखता है।
ये हमें अपने आसपास की दुनिया के प्रति ज्यादा जागरूक, ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। जरूर। जब हम अपने शहर या गांव की सड़कों पर चलते हैं या बाजार में जाते हैं या मौसम के बदलने को महसूस करते हैं, तो भूगोल के कौन से सिद्धांत या प्रक्रियाएं चुपचाप अपना काम कर रही होती हैं जिन पर हमारा ध्यान शायद ही कभी जाता है? जरूर सोचिएगा इस पर।